स्वागत है हिंदी विद सरिता में आप सभी का। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी कहानी संवादिया पढ़ेंगे। संवादिया का अर्थ है संवाद या मैसेज पहुंचाने वाला। लोग संवादिया का बहुत आदर और सम्मान करते थे क्योंकि वह लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश लाता था। संवादिया फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत ही मार्मिक कहानी है। संवादिया के माध्यम से लेखक ने दुखी बेसहारा बहुरिया के अंतर्मन के हाहाकार को अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक संक्षिप्त में परिचय दूंगी। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को औराड़ी हिगन्ना जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। 1953 में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने अनेक कहानी, उपन्यास और निबंध लिखे। रेणु जी हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन और वहाँ के वातावरण का चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। उनका यह विश्वास जुड़ा है कि आज के त्रस्त मानव के भीतर अपनी जीवन दशा को बदलने की अकूट ताकत छिपी है। रेणु जी ने अनेक उपन्यास लिखे जिसमें से प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा है परती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। उनकी कहानियाँ भी हैं जिसमें है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था तीसरी कसम, और लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवादिया। ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इस महान साहित्यकार का निधन 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुआ। ये तो था रेणु जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय। अब हम इनकी कहानी संवादिया का सार पढ़ेंगे। हरगोविंद एक संवादिया था। जब उसे हवेली की बड़ी बहुरिया का बुलावा आया तो उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि अब गांव-गांव डाकघर खुल गए थे। लोग चिट्ठी से संदेश पहुंचाते थे। फिर उसने मन ही मन सोचा जरूर कोई गुप्त संदेश होगा। जब वो हवेली पहुंचा तो उसने देखा बड़ी बहुरिया सूपा से अनाज फटक रही थी। वह सोचने लगा कभी इस हवेली में नौकर नौकरानियां रहती थी और दिन भर बड़ी बहुरिया का काम करते थे। आज बड़ी बहुरिया अनाज फटक रही है। समय कितना बदल गया है। बड़े भैया की मृत्यु के बाद तीनों भाई आपस में लड़ने लगे। उन्होंने जेवर कपड़े तक आपस में बांट लिए। लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तीनों भाई गांव छोड़कर शहर चले गए। गांव में केवल बड़ी बहुरिया ही रह गई। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। वह यहाँ वहाँ से कर्जा लेकर अपना जीवन यापन कर रही थी। वह उधार चुकाने की स्थिति में भी नहीं थी। उसने देखा गांव की मोदियान भी वहाँ अपना उधार वसूल करने के लिए बैठी थी। बड़ी बहुरिया को खरीर खोटी सुना रही थी। उधार का सौदा खाने में मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियान की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा देखकर हरगोविंद का मन बड़ा दुखी हुआ। हरगोविंद चुप न रह सका। बोला, मोदियान काकी, बकाया वसूल करने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीख लिया। काबुली कायदा का नाम सुनते ही मोदियान गुस्से में खड़ी हो गई। बोली, फिर कभी काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी, और बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। मोदियान का काबुली वाले से चिढ़ने का कारण यह था, 5 साल पहले काबुली वाला मोदियान के ओसरे पर दुकान लगाकर कपड़े बेचता था। कपड़े बेचते समय तो वह बहुत ही मीठा बोलता था, लेकिन वसूली करते समय जोर जबरदस्ती और जुर्म करता था। उधार लेने वालों ने मिलकर
काबुली वाले की ऐसी मरम्मत की कि वो फिर कभी गांव वापस लौट कर नहीं आया। मोदियान के जाने के बाद बड़ी बहुरिया बोली, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद लेकर जाना है, बोलो जाओगे ना? हरगोविंद ने कहा, कहाँ? बड़ी बहुरिया बोली, मेरी माँ के पास। हरगोविंद ने देखा बड़ी बहुरिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, कहिए क्या संवाद है? बड़ी बहुरिया ने कहा, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों का जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रहूंगी। यह कहते हुए बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूँ दिल? माँ से कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? किस लिए और किसके लिए? बड़ी बहुरिया की बात सुनकर हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। वह सोचने लगा, देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं। अगहनी के समय बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10 और 15 दिन रहकर 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर कच्चा पक्का आम बोरियों में बंद करके शहर ले जाएंगे, फिर उलटकर कभी नहीं आएंगे। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया ने अपने आंचल से 5 रुपए का नोट निकालते हुए कहा, पूरा रहा खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। हरगोविंद ने कहा, बड़ी बहुरिया, खर्चा देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। बड़ी बहुरिया बोली, तुम कहाँ से इंतज़ाम कर लोगे? और उसने उसके हाथ में नोट थमा दिया। हरगोविंद बोला, मैं आज ही 10 बजे की गाड़ी से जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया बोली, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। गाड़ी में सवार होकर संवाद दिया। बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। वह सोचने लगा, संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल कर रखेगा। जहाँ जहाँ वह रोई थी वह भी रोएगा। हरगोविंद का मन भारी हो गया। पहले भी वह कई भले बुरे संवाद पहुँचाया करता था, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी वापस नहीं आएगी। वह सोचने लगा, गांव की लक्ष्मी ही जब गांव छोड़कर चली जाएगी तब गांव गांव रह जाएगा क्या? सुनने वाले गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। बड़ी बहुरिया के मायके में पहुंचकर वहां उसने अपना परिचय दिया तो घर के लोगों ने उसे आदर के साथ बिठाया। बड़ी बहुरिया की माँ ने पूछा, क्या संदेशा लेकर आए हो बेटा? हरगोविंद झूठ बोल गया, कोई संवाद नहीं, बस यहाँ सिरसिया गांव आया था, सोचा एक बार आप लोगों के दर्शन करता चलूं। बड़ी बहुरिया की माँ उदास हो गई, बोली, अच्छा तो तुम कोई संदेश लेकर नहीं आए हो? हरगोविंद बोला, ऐसे कोई संदेश नहीं है, पर बड़ी बहुरिया ने कहा है यदि छुट्टी हुई तो दशहरे में गंगा जी के मेले में आकर माँ से मुलाकात करूँगी। माँ बोली, मैं बड़े बबुआ से कह रही थी जाकर दीदी को ले आओ, यहीं रहेगी, वहाँ अब क्या रह गया है, ज़मीन जायदाद सब चली गई है। हरगोविंद बोला, नहीं माँ जी, बड़ी बहुरिया तो सारे गांव का परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है। बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी? यूँ तो देवर लोग भी आकर हर बार उसे शहर ले जाने की बात करते हैं। रात के भोजन के समय थाली में तरह तरह के भोजन देखकर उसे बड़ी बहुरिया की बहुत याद आई। वह सोचने लगा, बेचारी बथुआ उबाल कर खा रही होगी, उससे भोजन नहीं किया गया, रात भर उसे नींद भी नहीं आई। उसने सोचा सुबह उठकर वह बहुरिया की माँ को सब कुछ सच सच बता देगा। सुबह जब वह बड़ी बहुरिया की माँ के पास पहुँचा तो माँ ने कहा, कहो कुछ कहोगे? हरगोविंद बोल न सका। वह बोला, अब जाना होगा, बहुत दिन हो गए। माँ बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है? वह बेटी के लिए सामान भेजना चाहती थी, पर हरगोविंद की अचानक जाने की बात कहने पर उसने एक पोटली में चूड़ा बांध दिया। बहुरिया के भाई ने हरगोविंद से पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है ना आपके पास? हरगोविंद बोला, हाँ भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है।
वह वापस अपने गांव की ओर चल दिया। कटिहार स्टेशन पर वह उतरा। जलालगढ़ यहाँ से 20 कोस दूर था। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने पेट भर पानी पिया और बहुरिया के लिए दी हुई पोटली को सूंघा। उसमें से बासमती चावल की खुशबू आ रही थी। वह पैदल ही चल पड़ा। वह जल्दी ही गांव पहुंचना चाहता था। उसकी आंखों के सामने भूखी प्यासी बहुरिया का चेहरा बार बार आ रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया और बेदम होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हवेली में पाया। बड़ी बहुरिया बोली, हरगोबिंद भाई, अब आपका जी कैसा है? लो थोड़ा दूध पी लो। हरगोबिंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका संवाद नहीं पहुंचा पाया। तुम गांव छोड़कर मत जाओ। मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बड़ी बहुरिया दूध में चूड़ा मसल रही थी। वह तो संवाद भेजने के बाद से ही अपनी गलती पर पछता रही थी।